ये क्रिटिकल एंगल एक और बार बताना। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है, क्रिटिकल एंगल के बारे में आपको समझने की जरूरत नहीं है वैसे। टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई लाइट रे जो है किसी सरफेस के अंदर ही अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, यहाँ से ऐसे गई और टकरा के वापस आ गई। अब ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो, यानी कि भारी से हल्के मीडियम में जा रही हो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? देखो हमने देखा है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो थोड़ी सी नॉर्मल से अवे हो जाती है, थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे तो और ज्यादा अवे हो हाँ भैया। जाएगी, थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे तो उसके इंटरफेस के साथ साथ चलने लग जाएगी। ये एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इससे अगर हम बढ़ा देंगे एंगल को तो फिर वो रिफ्लेक्शन चालू कर देगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल बढ़ जाएगा तो रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा। तो ये वो एंगल है जिससे अगर आप एंगल को इंक्रीज कर दोगे, इंसिडेंट एंगल को, तो फिर आपकी रिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ भैया। इसमें भैया कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इस चैप्टर में। हाँ, पर नहीं है, वो मायोपिया भैया हाइपरमेट्रोपिया वाले थे, वो नहीं आएंगे अब। मतलब कुछ बचे हैं? नहीं है न्यूमेरिकल इसमें। अच्छा ठीक है, ठीक भैया। जब बच्चों मैंने आज आप लोगों की क्लास स्टार्ट करी थी, मतलब स्टार्ट करने से 10-15 मिनट पहले मेरे को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा आज, आज भी छुट्टी करनी पड़ेगी लग रहा है। पर अब क्लास ले रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो हो रहा है, हो रहा है, तो दूसरी क्लास भी लेने की हिम्मत आ रही है। नहीं तो आज भी छुट्टी करने का ही मन था, बहुत ज़्यादा फीवर सा हो रहा है और गले में टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। पर अब बोला जा रहा है तो बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होते तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा बच्चों आप लोग भी एफर्ट दे के, जब टीचर आपके एफर्ट करके क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा आप भी, अगर छोटे मोटे बीमार होते हो तो आपको तो बस बैठ के सुनना ही है ना, सत्संग की तरह सुन लिया करो और क्लास में आ जाया करो। ठीक है, बाद में वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं होता, फायदा होता है इतना फायदा नहीं होता। ठीक है, जो आपकी लाइव क्लास में फायदा हो सकता है। चलो नेक्स्ट है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो फॉर्मेशन में भी बच्चों सबसे पहले मैं दो कंडीशंस की बात करूंगा कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले दो कंडीशन हमें चाहिए। कंडीशंस, कंडीशन हमारी क्या क्या होंगी? सबसे पहली कंडीशन तो हमारी ये है कि सन शुड बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, जो रेनबो देखने निकला हुआ है, सन उसके पीछे की साइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आप हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप रेनबो बनता हुआ देखना चाह रहे हो तो इसके लिए सन आपके सर के पीछे होना चाहिए। ठीक है, अगर सन भी आगे है और आपका मुंह भी सन की तरफ है तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा। आप सन आपकी मुंडी के पीछे होगा तब आपको अपने सामने रेनबो बनता हुआ दिखेगा। आई बात समझ में? जिस साइड सन है उसी साइड रेनबो देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, सन आपके सर के पीछे होना चाहिए तब आपके सर के सामने रेनबो बनता हुआ दिखेगा। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि देयर शुड बी मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन दी एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, या वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होने चाहिए, तो हमको रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होगी तो रेनबो फॉर्मेशन हमें होता हुआ नहीं दिखेगा। इसी तरह अब एक चीज की और बात कर लेते हैं हम कि इसमें कौन कौन से फिनोमिना इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके तीन फिनोमिना लग रहे होते हैं। पहला होता है आपका रिफ्रैक्शन, मतलब क्या क्या हो रहा होता है। एक तो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, एक आपका डिस्पर्जन हो रहा होता है, और एक आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ये तीन चीजें आपकी हो रही होती हैं एक साथ जब रेनबो फॉर्म होता है। तो देखो कैसे होता है। ये मान लो आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये सन है,
सन हम छोटा बना रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट से, ठीक है। अब ये आई सन की रे, ये आई सन की रे। अब यहाँ पर क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट विल एक्ट एज अ प्रिज्म, वाटर ड्रॉपलेट विल एक्ट एज अ ग्लास प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एक ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या होना स्टार्ट होगा, डिस्पर्जन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। डिस्पर्जन होना स्टार्ट होगा। फिर इसकी पीछे वाली सरफेस पर ये, अब जैसे देखो लाइट जो है हमारी, जो सन से लाइट निकल रही है वो एक ही लाइट थोड़ी निकल रही है, सन से तो भाई बहुत सारी लाइट निकल रही है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। तो हाँ ये भैया। सारे के सारे हाँ रेनबो भैया। नहीं बनाते, सारे के सारे रेनबो नहीं बनाते। रेनबो बनने के लिए क्या है, तीनों होने चाहिए ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस एंगल पर हो रहा होगा, बस ये वाला, इसी का फायदा है, बाकी किसी का फायदा नहीं है। अगर सभी से काम चल रहा होता तो मेरा पूरा आसमान ही रंग बिरंगा हो चुका होता, है ना। बस एक ही जगह दिख रहा होता है ना मेरे को रेनबो, पूरे आसमान हाँ तो भैया। मेरा नहीं हो जाता। तो इसमें लाइट तो सन से बहुत सारी निकल रही है, पर काम है बस एक का, जो एक पिक्यूलियर एंगल पर उसमें पड़ रही है, ठीक है। ये है वो एंगल। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्पर्जन हुआ, उसके बाद यहाँ से टकरा के लाइटें आ रही हैं वापस, ठीक है, और यहाँ से निकल रही हैं बाहर। ये आपको बनता हुआ दिख रहा है रेनबो, ठीक है। असल में ये क्या है, रेनबो असल में है क्या, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ही तो है, वाइट लाइट का, हाँ है भैया। ना। ये आपको बनता हुआ दिखेगा। और थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं कि हमको अपनी बातों पे भरोसा हो जाए कि ये है सन और ये है आपका ऑब्जर्वर। यहाँ से आपको दिखेगा रेनबो, ठीक है। जिस तरफ आपका मुंह है इस तरफ मुंह है, इस तरफ रेनबो दिखेगा। ये हमारे सर के पीछे क्या है, सन है। यहाँ पर हमारा हो रहा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो मेरे वैसे सर के पीछे जो सारा काम हो रहा है मतलब। हाँ ठीक है, पीठ पीछे काम हो रहा है। ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद डिस्पर्जन हो रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा TIR हुआ, और फिर यहाँ पर दोबारा से डिस्पर्जन हुआ, ठीक है। तो ये तीन फिनोमिना हमारे इंक्लूड होते हैं रेनबो फॉर्मेशन की प्रोसेस में। ये आया आपको समझ में? भैया हाँ भैया। बोलो बेटा। भैया रेनबो एक पर्टिकुलर शेप का बनता है ना, कुछ ऐसे करके, तो ये हाँ मतलब ऐसी शेप का बनता है हमेशा? हाँ, ऐसी शेप का ही बनेगा आपका बेटा। पैटर्न होता है ना हर चीज में। अब जो एंगल का पैटर्न है वो इस तरह से बन रहा है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल का पूरा एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनेगा, तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल चीज हाँ इंक्लूड भैया। हो गई है ना, एंगल की बात हो रही है, तो सब कुछ पैटर्न में होगा। हाँ मैथमेटिक्स इज भैया। ऑल अबाउट पैटर्न। तो एक पैटर्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। अब देखो बच्चों, इसमें आपका अगर आंसर आ जाए, मतलब क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कहानी तो आपने बहुत कुछ सीख ली, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन रेनबो क्वेश्चन में क्या आता है? फॉर्मेशन, तो आपको क्या आंसर लिखना है, ठीक है। वो मैं आपको आंसर लिखवा के दे दे रहा हूँ, एकदम क्या बोलते हैं उसको, चेपा चेपी आंसर, सीधा यहाँ से उठाना और चेप देना, ठीक है। बना बना हुआ। हाँ पका पका पका। पकाया आंसर। तो सबसे पहले तो बच्चों आपका काम होगा कि इसमें आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम के काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ से कॉपी। भैया अगर पेपर में आ गया तो हमें डायग्राम भी बना के दिखाना होगा। हाँ बच्चों, डायग्राम बनाओगे तो अच्छा लगेगा टीचर को, ठीक है। बना देंगे फिर भी, आप कह रहे हो तो। ठीक है, ये देखो मैंने डायग्राम बना दिया फटाफट से। अब आपको आंसर में क्या लिखना है? आंसर में आपको लिखना है, ये आपसे कहता है रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट एज above. The rainbow is always found in the opposite direction of the sun. The water droplet light prism refract, disperse incident sunlight, reflect internally and finally disperse again when it comes out. ये तो भाई साहब बहुत बड़ी बातचीत करते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं इसको, या छोड़ो यार, कौन ब्रीफ करेगा, आज हालत खराब है। इसी को थोड़ा सा रीराइट करते हैं। Rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight and water. यहाँ तक तो ठीक है। Always formed in the opposite direction of the sun, ये भी ठीक है। Water droplet act like small prism, ये भी ठीक है। बात तो ठीक ही कह रहा है ये। इसमें अगर हम सारी, जैसे इसने सारी चीजें इंक्लूड करी हैं, इसने जैसे सारे याद कर लेंगे भी ये। जैसे हमने कंडीशन बताई थी पॉइंट में, इसने उसको पैराग्राफ में लिख दिया है। इसमें हमने फिनोमिना बताए थे कौन कौन से यूज हो रहे हैं, इसने उसको भी पैराग्राफ में लिख दिया। मतलब इसने बढ़िया, ये भी गुड आंसर है, ठीक है। इसने भी सारी चीजों को इंक्लूड करा है। अब हम देखते हैं, चलो फिर भी इसको कोशिश करते हैं थोड़ा और बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे, इसको लेके चलते हैं, चलो। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर, ये तो ठीक है, ठीक है। ये आपने पहले लिख दिया रेनबो के बारे में। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो इट इन्वॉल्व्स various phenomenons like, ये सीधा ऐसे उठ के आ जाता है क्या क्वेश्चन कि हाउ रेनबोज आर फॉर्म्ड? हाँ ये ऐसे आता सीधा, एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे द टाइनी droplets in the atmosphere act like small prisms इस पे पहले ये भी लिख देते हैं कंडीशंस फॉर अ, ये 5 नंबर का आएगा क्या भैया? 3-4 नंबर का ही आएगा, पर अब है तो है बच्चों, सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी ना। कोई बात नहीं, याद हो जाए। फॉर रेनबो फॉर्मेशन the sun should be at the back of the observer and there should be moisture in the atmosphere, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बड़ा पैराग्राफ लिखने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन खत्म करके अगली लाइन से लिख रहा हूँ। इससे ऐसा नहीं लगता कि आपने मतलब काफी खराब आंसर लिखा है, ऐसे नहीं होता। ये बढ़िया आंसर है, लाइन बाय लाइन आपकी बात खत्म हुई, आपने लाइन चेंज कर दी, इससे क्या होगा, आपकी चीजें अलग अलग दिखेंगी। यहाँ पर हमने पहले रेनबो की थोड़ी सी डेफिनेशन से लिख दिया है, अगली लाइन में इसमें कौन कौन से फिनोमिना यूज हो रहे हैं हमने वो लिख दिए, अगली लाइन में हमने कंडीशन लिख दी है। आप लोगों ने कभी, मैं अभी जैसे जैसे ऐसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, तो मैं टॉपर की आंसर शीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सीबीएसई जो है ना, ये हम देखते हैं, हाँ, देखिए हर साल टॉपर की आंसर शीट शेयर करती है सीबीएसई अपनी साइट पे। उसमें आप देखोगे ये तो वो वो तो बिल्कुल ऐसे लिखते हैं जैसे कि एकदम पॉइंट वाइज बिल्कुल आंसर गलती ही लिखते हैं, नहीं वो होती। पैराग्राफ के समझ गया। आंसर भी पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, टीचर को पढ़ने में आसानी होती है, टीचर को पढ़ने में आसानी होगी तो टीचर खुश होगा, ठीक है। भी हम एसएसटी में करते हैं। द टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स, फिर हम लिख देंगे दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट अगेन, ठीक है। The tiny droplets in the atmosphere act like small prism, they refract, disperse and हाँ, hence the rainbow formation is
ऑब्जर्व्ड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे लिखना है आपको अलग अलग लाइंस में। ये क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सीख लिया यहाँ पर। हाँ भैया। यहाँ तक सभी आ चुके हैं, बराबरी पर है हम सबके, सब बच्चे हाँ यहाँ भैया। तक क्लियर हो चुका है सबको। अब देखो बच्चों, अब जो आगे बचा हाँ हुआ जी। पोर्शन है इस चैप्टर का, उसमें बहुत सारे अलग अलग नेचुरल फिनोमिना आने वाले हैं। ठीक है, कि ये क्यों होता है या वो क्यों होता है। तो उनको मैंने ना ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि सब में मेनली 2 ही नेचुरल फिनोमिना इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, और वो जो हमारे 2 नेचुरल फिनोमिना है, उसमें से एक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये 2 मेन फिनोमिना है जिनके ऊपर इस चैप्टर में आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैंने इनका डिवीजन इसलिए करा है कि जब भी आपके ऊपर क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो आप उसमें लिखोगे तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, पर जो उसका मेन क्रक्स होगा या जो उसमें मेन पॉइंट होगा, वो या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर है। आप उसका आंसर जो भी लिखोगे, उसमें या तो ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है या ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है। दोनों ही एक साथ नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, नेचर में हालांकि सब कुछ एक साथ ही हो रहा होता है, पर जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसका मेन आंसर जो होगा, वैसे तो आप कंसेप्चुअल पोर्शन भी लिखोगे, पर मेन आंसर कि कुछ कुछ क्वेश्चन का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा और कुछ कुछ का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, रेनबो वाले में कौन सा हुआ? रेनबो के बाद है ना ये आगे आने वाले। रेनबो में तो मेन फिनोमिना 3 थे हमारे, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और, हाँ सचिन बेटा आगे नहीं करा रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, देखो अब अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कल करेंगे हम ये सारे क्वेश्चन, अभी मैं बस क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जो जो क्वेश्चन हमको करने हैं। तो इसमें जो भी आप कहानी लिखोगे, उसमें मेन पॉइंट जो आपको हाईलाइट करके लिखना है वो ये करके लिखना है। एटमॉस्फेरिक अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी आता, आप एक वर्ड लिख के आ जाओ, इसमें आपको आधा नंबर 1 नंबर पक्का देगा टीचर, 1 नंबर भी दे सकता है 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन में, सिर्फ आपने नहीं अगर ये वर्ड लिख दिया, ये कीवर्ड है। इसी तरह अगर आपसे बोल देता है कि वाई स्टार्स अपीयर slightly higher than their actual position, तो इसका आंसर भी यही है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है आपके पास कि why does sun rises 2 minutes early before actual sunrise and sets 2 minutes late after actual sunset। सन जो है एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमको दिखने लग जाता है, और जब सन सेट हो चुका होता है यानी कि अस्त हो चुका होता है, उसके भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखता ही रहता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, और एक्चुअल सनराइज जीने सनसेट हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, हाँ इसके इतने ही है। अब इसके देखो, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन है आपके पास, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पहले से डिफरेंशिएट करके रखना है कि इनका मेन आंसर है ये और इनका मेन आंसर है ये। क्वेश्चन हम कल ही करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि why does sky appears blue, ठीक है, या why does sky appears black to astronaut, गलत होगी इसकी स्पेलिंग। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है why does sun appears reddish
एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यानी कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको सूरज जो है वो लाल लाल दिखता है ना, ऐसा क्यों होता है, बाकी टाइम लाल क्यों नहीं दिखता। और इसके अलावा वाई आर ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ रेड कलर। ठीक है, इसमें एक और है, वाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ये मैंने 8 क्वेश्चन कराने हैं आपको, 8 क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है। इन सब का मेन आंसर होगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और इन सब का मेन आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगली क्लास में हम सबसे पहले इन दोनों फिनोमिनास को समझेंगे कि इनमें होता क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या है। उसके बाद फिर हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। हाँ भैया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो अगली क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म भी हो जाए। आई बात समझ में? क्योंकि इतना ही पोर्शन बताया, जितना मैंने आपको पोर्शन यहाँ पे लिख के दिखा दिया है ना, इतना ही पोर्शन बचा है, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने चैप्टर को ढंग से प्रिपेयर कर लो अभी से ये ही। टिंडल इफेक्ट भी है। हाँ, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा है ना आपने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर टिंडल इफेक्ट होता है। हाँ भैया। हाँ, तो हाँ वैसे मैं भैया। बता दूंगा दोबारा, कोलॉइडल पर वो, सॉल्यूशन वाला हाँ, पर वो जिसमें क्या है लाइट आपका, पास करती है। हाँ उसमें है। ठीक है, अब ये है आपका, उसके बाद हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका चैप्टर हो सकता है अगली क्लास में खत्म हो जाए, तो अपने चैप्टर को आज ही अच्छे से रीड करके रखना। जितना पोर्शन कवर हो गया है उसको अपना प्रिपेयर करके रख लेना, क्योंकि अगली क्लास में चैप्टर खत्म, उससे अगली क्लास में डिस्कशन और उससे अगली क्लास में टेस्ट, यानी कि टेस्ट। अगले ट्यूसडे आप लोगों का है इस चैप्टर का टेस्ट। ठीक है, तो अपनी तैयारी साथ साथ करते रहो। आप 10वीं क्लास में हो ना, तो 10वीं क्लास को 10वीं क्लास की तरह ही ट्रीट करो, थोड़ा सा एक कदम आगे चलो। ठीक है, हाँ भैया। चलो ठीक है गुड बच्चों, फिर इवनिंग आज सर। गुड इवनिंग बेटा, आज की क्लास के लिए इतना थैंक ही। यू गुड भैया। इवनिंग भैया। ओके बच्चों, बाय।